वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यूजीसी नेट का एनटीए नेट का जो है ये पेपर है आपका। आप डेट देख सकते हैं, इस पे 29 जून 2025 का है, शिफ्ट 1 का। और ये हम पेपर हिंदी सब्जेक्ट से करने जा रहे हैं। तो हम जो है हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर में आते ही हैं, आप सभी को पता है, तो ये करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों, ये रहा आपका हिंदी का। और हिंदी का पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले, खड़ी बोली को निम्नलिखित रचनाओं के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य पूछा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ऑप्शन 1 है, अकबर के समय में गंग कवि ने छंद छंद बरन की कीर्ति नामक एक काव्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। और दूसरा है, संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा। और तीसरा है, खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य हरिऔध कृत प्रिय प्रवास है। और चौथा है, लल्लू लाल विरचित प्रेम सागर खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में परिगणित है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1। इसमें ये जो है असत्य पूछा है इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन 1 इसमें जो है सही आंसर होगा, यानी कि ये गलत है। ठीक है, अब क्यों होगा? क्योंकि अकबर के समय में गंग कवि जो कि छंद छंद बरन की कीर्ति नामक एक काव्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी है। और ये कथन तो आपको पता ही है गलत है। जबकि गंग कवि जो है एक प्रसिद्ध रचना का नाम है, चंद छंद बरन की महिमा है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? कि इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के गद्य की प्रथम महत्वपूर्ण रचना माना जाता है, न कि काव्य पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना काव्य पुस्तक, ये नहीं माना जाता। इसे क्या माना जाता है? जल्दी बताइए, अभी मैंने आपको बताया है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये क्या है? एक खड़ी बोली गद्य है, ठीक है, न कि काव्य पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन 2 के बारे में अब देख लेते हैं। ये जो है 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट नामक ग्रंथ लिखा था, आप सभी को पता होगा। तो इसे जो है खड़ी बोली ग्रंथ का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है? खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य। ठीक है, ये इन्होंने विकल्प दिया है, हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, और चौथा भी ठीक है, लल्लू लाल द्वारा रचित प्रेम सागर 1803 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि खड़ी बोली की आरंभिक महत्वपूर्ण रचनाओं में गिना जाता है, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के दौर के है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको चारों ऑप्शन समझा दिए हैं, तो आप डेफिनेटली अब समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती है? सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ऑप्शंस आप जल्दी से देखिए। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा है बच्चन सिंह और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए अगर आपको भी पता हो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, ये इसका सही आंसर है। और इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि कब आया था? 1929 की भूमिका में उन लेखकों की आलोचना की है जिन्होंने केवल कवियों का विवरण इकट्ठा किया, बल्कि मतलब जैसे मिश्र बंधु हैं, शुक्ल जी का मानना था कि केवल कवियों के नाम और उनके कालक्रम की सूची बना देने से कोई इतिहास नहीं बन जाता। तो इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुकृति हूँ, यही मैं हूँ। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने धर्मवीर भारती, दूसरे हैं रघुवीर सहाय, तीसरे हैं नरेश मेहता और चौथे हैं हरिनारायण व्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रघुवीर सहाय, ऑप्शन 2। ठीक है, तो रघुवीर सहाय जो है इसके सही आंसर है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो रघुवीर सहाय जी हैं ये दूसरे सप्तक के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने अपनी कविताओं में जो है जो साधारण मनुष्य की पीड़ा और पारिवारिक संबंधों को बहुत गहरी समझ से इन्होंने दिखाया है। ठीक है, और इन पंक्तियों में कवि जो है अपने पिता के साथ अपने जुड़ाव और उसके संघर्षपूर्ण जीवन की छाया को स्वयं के व्यक्तित्व के माध्यम से सामने से जो है प्रस्तुत कर रही हैं और स्वयं को अपने पिता की ही एक अनुकृति या कॉपी जैसे प्रतिलिपि के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए सुदर्शन, 2 है एक टोकरी भर मिट्टी, तीसरा है सब मिट्टी हो गया और चौथा है वैश्योपारक। आंसर जो होगा ऑप्शन 2 होगा एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये एक प्रसिद्ध कहानी है जो कि माधव राव स्प्रे द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसे हिंदी की पहली कहानी होने का भी गौरव प्राप्त है, याद रखिएगा। क्योंकि माधव प्रसाद मिश्र के बारे में जो है बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सब मेल ही नहीं खाते। ठीक है, तो अब जो ये है कि सब मिट्टी हो गया, ये माधव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित एक निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। अवैश्योपारक जो है इस पत्रिका के संपादन का कार्य जो कि संपादन के कार्य से संबंधित है, वो भी माधव मिश्र से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक टोकरी भर, इन्होंने संबंधित नहीं पूछा है ना, तो एक टोकरी भर मिट्टी, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब वो किस, देखिए नाम एक जैसे है, माधव प्रसाद मिश्र हैं और आंसर क्या होगा? एक टोकरी भर मिट्टी के माधव राज स्प्रे द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये नाम। देखिए एक देश जैसे ही, इसलिए बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किया है? ठीक है, किसमें किया है? प्रेम घन ने किया है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है आपका सरस्वती, 2 है सुदर्शन, तीसरा है जासूस और चौथा है आनंद कादम्बनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 है, आनंद कादम्बनी। ठीक है, ये एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या थी? एक मासिक पत्रिका थी और जिसका प्रकाशन 1881 में हुआ था, याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये मिर्ज़ापुर से। ठीक है, मिर्ज़ापुर से शुरू हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनके संपादक थे, ये भी याद रखना है। और ये भातुंद युग की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका मानी जाती है। और जो आपकी सरस्वती है, इसका संपादन माधव प्रसाद मिश्र ने किया था। किसने किया था? माधव प्रसाद मिश्र ने, माधव प्रसाद मिश्र ने किया था, आप लिख लीजिए। ठीक है, किसने किया था? माधव प्रसाद मिश्र ने। और जासूस जो है ये गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखी गई एक पत्रिका है। ठीक है, जो कि जुलाई। ठीक है, बाकी आपकी जो है ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है आ भी सकता है आपके इस एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला। पंडित उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 है कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है। ऑप्शन 2 है यह एक सामाजिक नाटक है। और ऑप्शन 3 है इसमें किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है। और चौथा है इसमें सामाजिक असमंजस्य का मार्मिक चित्रण है। तो इसका सही आंसर हमें बताना है, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति। ये काव्य कृति नहीं है, ये एक नाटक है। कमला क्या है? ये एक नाटक है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो कि आपका ये एक सामाजिक नाटक है, ये भी क्या है? ठीक है, ये बिल्कुल सही है।
और तीसरा है इसमें किसान आंदोलन का वर्णन किया है, ये भी बिल्कुल सही बात कही है। और इसमें जो है सामाजिक असमंजस्य की बात कही गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे आज। और जो आपके पंडित उदय शंकर भट्ट जी हैं, हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख जो है नाटककार और एकांकीकार माने जाते हैं। और इनका जो ये नाटक है कमला 1935 में मुख्य रूप से सामाजिक समस्या और उसकी उस टाइम के तत्कालीन किसान आंदोलन पर आधारित है। चूँकि एक नाटक है इसलिए प्रथम प्रकाशित काव्य कृति कहना इसके लिए गलत ही है, जो कि इस तथ्य में कहा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमिय हलाहल मद भरे स्वे स्यात रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत इकबार। उपयुक्त दोहा किस कृति में संकलित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है बिहारी सतसई, दूसरा है अंगपर्ण, तीसरा है रस प्रबोध और चौथा है काव्य कलाधर। क्या है? काव्य कलाधर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा अंग दर्पण। ठीक है, क्या है इसका आंसर? अंग दर्पण, यानी कि ऑप्शन 2। याद रखिएगा। ये एक प्रसिद्ध जो कि दोहा रीतिकाल के कवि हैं रसलीन सैयद गुलाम नबी द्वारा रचित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अंग दर्पण, ठीक है, ये 1737 में मतलब वहाँ से पंक्तियाँ ली गई, 1737 में लिखा गया था ये। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी प्रचारणी। नागरी प्रचारणी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। ऑप्शन ए संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। 2 है इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। और चौथा है इसके प्रथम सभापति भातेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्णदास हुए। और चौथा है नागरी प्रचारणी जो कि पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें से अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं भी कविताएं नहीं मिलती है। प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो जो नागरी प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेख के अतिरिक्त कहीं भी कविताएं नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये कथन जो है इसमें सही है जो कि ठीक है। और आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में नागरी प्रचारणी सभा के बारे में कुछ बातें बोली थी कि 1950 जो कि में क्वींस कॉलेज काशी के कुछ उत्साही छात्र जैसे बाबू सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के प्रयास से इसकी स्थापना हुई थी। यह शुक्ल जी का मान्य तथ्य है। ठीक है, और शुक्ल जी ने बाबू श्याम सुंदर दास के त्याग और निरंतर परिश्रम की एक मुक्त कंठ, ठीक है, मुक्त कंठ की इन्होंने जो है प्रशंसा भी की थी। और जो कि सभा के प्रथम सभापति भातेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू रामकृष्ण दास ही बने थे। ठीक है, तो इसमें विकल्प जो आपका ऑप्शन 4 है यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1 माँ बच्चे को खिलाती है, दूसरा है पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, तीसरा है आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और चौथा है लड़के ने कपड़ा सिलवाया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। इसमें कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दिखती। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है जी? तब होती है जब कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या कार्य किसी और के माध्यम से होता है। जैसे माँ जो है बच्चे को खिला रही है, ये एक प्रेरणार्थक है क्योंकि माँ बच्चे को प्रेरणा दे रही है। पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो इसमें क्या है? कार्य अध्यापक के माध्यम से हो रहा है, इस टाइप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन 1 है ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वयं और व्यंजन रूप में मिलता है, दूसरा है स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, और तीसरा है व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा जो है अबाध गति से नहीं निकल पाती, और चौथा है जो दीर्घ से कुछ हर्ष स्वर हो और उसे पलुत स्वर कहते हैं। इस क्वेश्चन का
सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, बाकी ठीक है, जैसे इन्होंने नहीं पूछा है इसलिए इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, और जो पहला विकल्प है कि ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर व्यंजन के रूप में मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो दूसरा ऑप्शन है स्वर व ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा जो है आपात गति से मुख विखर से निकल जाती है। ठीक है, और तीसरा है व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आपात गति से नहीं निकल पाती। ये कथन क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में मुख के अंगों द्वारा हवा को रोका जाता है। तो ये क्वेश्चन थे आज। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन भी जो है धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।